जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं सीए, सीएस और यूपीएससी से बहुत ही बड़े एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले और 269th रैंक लेके आने वाले श्री श्रेयांश सुराना जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में। थैंक यू पारस जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया कि इस शो के माध्यम से इतने सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगर ऐसा मैं समझता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है हमारे सेशन, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आपसे जो मेरी बातचीत हुई तो जो कॉमर्स फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ कॉमर्स के बाद में तो गल्ले पे ही बैठना है ना बिल्कुल तो उनके लिए जो सरकारी ये जो जॉब है और बहुत बड़ा जो एक ये पद है तो इसकी जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है तो ये इसके बारे में आप बताइए, कॉमर्स फील्ड के लोगों के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है ये? जी बिल्कुल। यूपीएससी जनरली सुना तो सब लोगों ने होता है, सबको पता था यूपीएससी होता है, कलेक्टर बनते हैं, कुछ बड़ा एग्ज़ाम होता है, बट जनरली अवेयरनेस बहुत कम होता है इस एग्ज़ाम के बारे में। होता क्या है ना कि हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, हमसे होगा नहीं, तो हम जो भी फील्ड में करते रहते हैं उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। यूपीएससी बेसिकली एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है यूपीएससी जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, इसे हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो नॉट जस्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस एग्ज़ाम के थ्रू अराउंड 22 सर्विसेज में सिलेक्शन होता है जो रैंक के हिसाब से आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, या फिर डायनेक्स हो गया, डायनेप्स हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑप्ट कर सकते हो। ये बात तो रही कि यूपीएससी क्या चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि यूपीएससी हर कोई कर सकता है, कि जैसे आपने बोला कि कॉमर्स के बच्चे सोचते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हिस्ट्री वाले करते होंगे, कुछ लोगों को ये भी लगता है। तो यूपीएससी ऐसा जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन है जो किसी भी फील्ड का कोई भी इंसान कर सकता है। सिर्फ आपको चाहिए इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री। तो भले आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हो, भले आपने इंजीनियरिंग करी हो, भले आपने आईआईएम से एमबीए किया हो या सिर्फ बीबीए किया हो, सिर्फ आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री लगता है इसमें। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होता है और आप 21 साल की एज कंप्लीट करते हो, यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अच्छा। और रही बात कॉमर्स स्टूडेंट्स की, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा था, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो यूपीएससी में ऐसा होता है कि जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेन होते हैं और एक उसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अच्छा। तो ऑप्शन में हमारे पास चॉइस होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो उसमें भी 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हम अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है बैकग्राउंड, तो मैंने इसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी करके ऑप्शनल होता है वो सिलेक्ट किया। वैसे ही इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, कुछ लोग मैथ्स ले लेते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है। तो कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें भेदभाव हो रहा है, आईआईटी वाले बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, आईआईएम वाले पास हो रहे हैं, कॉमर्स वाले नहीं हो रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरह के कैंडिडेट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है यूपीएससी। तो अगर आप कॉमर्स से भी हैं तो आपके लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा जिसको आप ले करके अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स दे सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जिस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं उसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएं। जी, जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, दैट इज़ आईआरएस, मुझे अलॉट हुआ है। आईआरएस में 2 फील्ड्स होती हैं, एक तो इनकम टैक्स वाला और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला। तो मैंने इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑप्ट किया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी फिर अलग अलग फील्ड्स होती है, जैसे कि कस्टम्स, एक्साइज, नार्कोटिक्स, जीएसटी। तो ड्यूरिंग द करियर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग फील्ड में जाने का मौका मिलता है, अलग अलग तरह से काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि मेरी अभी जो फर्स्ट पोस्टिंग रहने वाली है वो एज असिस्टेंट कमिश्नर रहेगी। तो फ़िलहाल तो मैं ट्रेनिंग पर हूँ, लेकिन जैसी फर्स्ट पोस्टिंग आएगी वो असिस्टेंट कमिश्नर की रहेगी। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हेड्स के अंदर हमें काम करना रहेगा ताकि हम हर तरह के काम सीख सकें। से फॉर एग्जांपल कि अगर हम कस्टम्स की बात करें तो कस्टम ड्यूटी कैसे लगती है, कैसे WTO से डील किया जाता है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स होती है, या फिर नार्कोटिक्स हो गया तो फिर कैसे कंप्लाइंसेस होते हैं, एनफोर्समेंट्स कैसे होते हैं, जीएसटी हो गया तो उसमें ऑडिट्स कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कंप्लाइंसेस के बारे में देखना होता है। फिर जैसे जैसे करियर में हम आगे बढ़ते हैं तो पहले असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके बाद नेक्स्ट हायरार्की आएगी, तो कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इस तरीके से हायरार्की बढ़ती जाती है। ये बात हुई आईआरएस की। भले ही इनकम टैक्स हो या कस्टम्स, दोनों में सेम हायरार्की चलती है। फिर इसके अलावा आईपीएस होता है, आईएएस होता है, ये भी सेम एग्ज़ाम के थ्रू हम जाते हैं।
अगर आपका प्रेफरेंस IPS में है तो उसमें अकॉर्डिंगली हायरार्की रहेगा, IAS है तो आपको कलेक्टर के पोस्ट के बारे में पता होगा। वैसे ही सिमिलरली काफ़ी अलग अलग तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, एक IAS के ऊपर, IPS के ऊपर, IRS के ऊपर। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स हैं कि अगर आपने रेवेन्यू सर्विस चुना है तो रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, पुलिस सर्विस चुना है तो एक बहुत ही अलग तरह का काम वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। सर तो जैसा आपका 269th रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जिसको कहते हैं, तो आप चाहते तो आप भी कलेक्टर बन जाते, या आप IAS बन जाते, आप IPS बन जाते, है ना? क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यू में देखा भी था कि आपसे सवाल पूछा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप IAS और IPS जैसे जो नामी गिरामी जो पोस्ट है, इसको फिर आपने IRS क्यों चूज़ किया? जी बिल्कुल, ये बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है जो काफ़ी बार मेरे सामने आता है कि आपने IRS ही क्यों लिया, IPS क्यों नहीं लिया। इनफैक्ट फॉरेन सर्विस भी काफ़ी अच्छी सर्विस होती है, आपके पूरे वर्ल्ड में घूमने का मौका मिलता है, आप एम्बेसडर बनते हो अलग अलग जगह पे जा कर के। तो सबसे पहला जो मेरा इंटेंशन था UPSC में आने का, ये IRS ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं CA की इंटर्नशिप करता था तो वहाँ पे होता क्या था ना कि हमें बार बार डिपार्टमेंट जाना होता था, इनकम टैक्स के या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के, क्योंकि जैसे कुछ कंप्लाइंसेस है, ऑडिट है या फिर कुछ स्क्रूटनी के केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट। तो हम वहाँ पे जाके जब मिलते थे तो हम देखते थे कि जो CA है वो भी वेट कर रहा है ऑफिसर का, और फिर मुझे धीरे से पता चला कि ऑफिसर कोई नहीं, एक IRS ऑफिसर है जिसके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो वेट करा रहा है आपको, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है, उसके हाथ में काफ़ी कुछ अच्छा करने का पावर है, नॉट टू मिस यूज़, बट उस पावर को यूज़ करके गवर्नमेंट से रेवेन्यू अर्न कर सकता है, कंप्लाइंसेस इंश्योर कर सकता है, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। तो मुझे लगा कि CA बन के मैं टेबल के इस तरफ रहूँगा और हमेशा यहाँ पे ऑफिस में आना जाना लगा रहेगा, किन क्यों ना एक बार उस तरफ चल के हम बात करके देखें कि ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इस तरफ तो हम CA बन के आ जाएंगे, लेकिन टेबल के उस तरफ भी देखना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो IRS करने के लिए मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। फिर मुझे धीरे से पता चला कि इसी एग्ज़ाम से IPS, IAS जैसे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं तो फिर मैंने थॉट देना स्टार्ट किया। फिर जैसे मैंने सीनियर से बात करी, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात करी जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑल्दो IAS, IPS काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड सर्विसेज है, लोगों को काफ़ी अच्छा पता होता है इनके बारे में, काफ़ी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, लेकिन ऐसी 20 और सर्विसेज हैं जिनमें आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हो। हर सर्विस के अपने फ़ायदे हैं और आपको इसमें देखना ये होता है कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। क्योंकि सर्विस ऐसी है कि आपको एक रेडी मशीनरी प्रोवाइड कर देता है गवर्नमेंट, कि आपके पास इतना पावर है कि आप काफ़ी चीज़ें अच्छे बदलाव ला सकते हैं, अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप पुलिसिंग में अच्छे हैं तो आप पुलिस फील्ड में अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, अगर आप कॉमर्स में अच्छे हैं तो आप रेवेन्यू फील्ड में अच्छे बदलाव ला सकते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं तो आप IAS फील्ड में जाके अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना CA और CS जो मैंने पहले कर रखा है, इसी नॉलेज को मैं और ज़्यादा एक्सपांड करूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वही मेरे 100 क्लाइंट, 50 क्लाइंट्स तक के मेरा नॉलेज है, लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया एक बार, तो मैं इसी सेम नॉलेज को यूज़ करके बहुत ही बड़े लेवल पर कुछ चेंज करना है या कुछ बदलाव लाना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो मेन सोच मेरी यही थी IRS के पीछे कि मेरे फील्ड से रिलेटेड भी है और प्लस मुझे ज़रूर ही ये एडेड एडवांटेज देगा आगे करियर में चल के। तो यही सब चलते मैंने IRS सेलेक्ट किया। नहीं सर, ये आपकी मतलब ये जो आपने जानकारी दी इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई, और मैं हमारे व्यूअर्स को भी ये थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान लाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ना अधिकतर लालच में आ जाते हैं। एक होता है अपने पैशन को और अपने नॉलेज को फॉलो करना कि आप क्या करना चाहते हो। करेक्ट। मतलब जैसे आपने बताया कि आप यदि चाहते हो तो आप IAS ही बन जाते, है ना, लेकिन आपने ये देखा कि यार मेरा जो बैकग्राउंड है, जो चीज़ में अभी तक पढ़ता है, वो हमारा मतलब एडवांटेज हो सकता है। करेक्ट। हो सकता है कि है ही आपका एडवांटेज वो चीज़, है ना, तो आप उस फील्ड में यदि आप आगे जाते तो आप और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। जी जी बिल्कुल सर। इसमें आगे जो हमारा सेशन है, चूँकि हम चाहते हैं कि जितने भी व्यूवर्स इस शो को देख रहे हैं तो वो आज इस शो के माध्यम से IRS कैसे बनते हैं इस चीज़ को समझ पाए, और ख़ास करके हमारे जो व्यूवर्स है वो हम मैक्सिमम जो 10th के जो बच्चे हैं कि कैसे करियर को, सब्जेक्ट को चूज़ करना है, 12th के बाद कैसे करियर चूज़ करना है। तो सर आपकी जो जर्नी है, कब आपको ऐसा क्लिक हुआ कि मुझे IRS बनना है ना, तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आए, ये सब भी हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसा कि अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हमको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में कि ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से काफ़ी कुछ उन्हें पहले से पता होता है। लेकिन जब मैं 10th में था या फिर 12th में था तब इतना ज़्यादा स्मार्टफोन्स का यूज़ नहीं था। ऑल्दो स्टार्ट हो गया था उस टाइम भी, बट इतना ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं होता था कि जैसा कि आपने बताया कि
अगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो जो फ्रेंड्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग, अब पहले आपसे बात हो रही थी तो मैंने भी इंजीनियरिंग ले लिया, या फ्रेंड्स सीए कर रहे थे मैंने भी सीए कर लिया, तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है नेचुरली 10th क्लास में 12th क्लास में। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी सिंस बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड पूरा कॉमर्स है, तो नेचुरल मेरा चॉइस था सीए करना। तो 12th ख़त्म करते ही मैं नागपुर चले गया था सीए की कोचिंग्स वगैरह लेने के लिए। इनफैक्ट काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट भी आया था सीए करने में, आर्टिकलशिप मैंने काफ़ी अच्छे से करी, सीए एग्ज़ाम क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इनफैक्ट मेरा जॉब भी स्टार्ट हो गया था सीए करने के बाद। अराउंड 8-10 महीने जॉब करने के बाद सेम चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जो मैंने आपको पहले भी शेयर करी थी कि यूपीएससी के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल पे मैं जा सकता हूँ, अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ लिमिटेड 9 से 5 तक के बैठ के करता हूँ उससे कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था करना चाहिए। और एक बात और बताता हूँ मैं कि जैसे जब मैं घर पे रहता था तो मेरी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मेरे को बताती रहती थी कि जब भी यूपीएससी के रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं उसमें कि से फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक है, उनका बेटा या बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, ऐसे काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आती है। तो मेरी मम्मी कहती थी कि जब इतने डिप्राइव्ड लोग इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं तो तुमने तो सीए भी किया है, तुमको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करते। तो तब तो मैं ठीक है उसको मजाक में ले लेता था, ठीक है मम्मी इतना बड़ा एग्ज़ाम है। बट कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ जो मेरी मम्मी कहा करती थी मेरे को उस समय पे याद आने लगी जब मैं जॉब पे था। अच्छा। कि किया जा सकता है इस चीज़ को भी। फिर मैंने मन बनाया कि यार जॉब छोड़ते हैं। जॉब छोड़ना भी थोड़ा सा डिसीजन रिस्की था कि अच्छा खासा पैकेज आ जाता है, मंथ एंड पे सैलरी आ रही है, दिख रहा है। आपने सीए कब क्लियर किया था? मेरा मई 2018 में कंप्लीट हुआ था सीए। अच्छा, मई 2018 में। अच्छा, तो मंथ एंड पे सैलरी आ जाती है, कंफर्ट मिल गया था कि चलो ठीक है पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, क्यों उससे बाहर जाना कंफर्ट जोन की। तो थोड़ा सा उस टाइम पे डिफ़िकल्टी हुई थी कि क्या करना चाहिए, इतना बड़ा डिसीजन है, सीए का पूरा फील्ड छोड़ना है हमें। बट एक बार जब मैंने यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट किया, वहाँ पे लोगों से मिला, लोगों से बात करी, तो समझ में आया कि जो रिस्क लिया है या जो भी पेन इसमें लगने वाला है इट विल बी वर्थ इट, कि जो रिटर्न्स आपके आएंगे वो रिस्क लेने के पूरा वर्थ है। तो इस तरीके से मैंने सोचना चालू किया, धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर होता गया आगे से आगे। इसमें मतलब एक जो सबसे अच्छा मुझे पार्ट ये लगा कि जो मम्मी जो कहती थी कि बेटा ये देख इनके इंटरव्यू आ रहे हैं, और आज देखिए कि ईश्वर ने वो समय लाया है कि आज आपकी भी सक्सेस स्टोरी का आज इंटरव्यू हो रहा है, और इसके पहले भी काफ़ी सारे आपके इंटरव्यूज़ आ गए हैं। सर आपने सीए के बाद में सीएस भी किया जैसा आप बता रहे हैं, तो सीए पहले तो सीए फिर सीएस, तो आईआरएस तक पहुंचने में सीएस भी बीच में है, तो वो उसका कैसा बीच में आपने चयन किया कि आपको सीएस भी करना है? जी एक्चुअली इसका सीक्वेंस ऐसा था कि मैंने 12th के जस्ट बाद सीए स्टार्ट कर दिया था। 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सीपीटी एंट्रेंस होता है सीए का, वो दिया था। और सीपीटी के बाद में हमारे पास आईपीसीसी देना होता है 1 साल बाद, और उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। तो ये भी मम्मी का ही सजेशन था कि सीए से रिलेटेड ही कोर्स होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरीशिप का। उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। इनफैक्ट अगर आपने सीए के कुछ एग्जाम्स क्लियर करें तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं सीएस में आपके। अगर आपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया है तो सीएस का एंट्रेंस आपको नहीं देना होता है। अच्छा। तो ये भी मम्मी का ही आइडिया था कि सीए तो कर ही रहा है, साथ साथ में सीएस भी देख लें, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, स्मार्टनेस। तो मैंने सोचा कि ठीक है 3 साल वैसे भी इंटर्नशिप का टाइम है, तो साथ में पढ़ाई के थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगा मैं। अच्छा। तो फॉर्म तो भर दिया था, सारे फ्रेंड्स भर रहे थे जो सीएस डेडिकेटेडली कर रहे थे, तो उनसे सजेशन ले लेता मैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जब एग्जीक्यूटिव दिया तो उसमें भी मेरा नागपुर रैंक फर्स्ट था। अच्छा। तो फिर मेरे को वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि सीएस भी मैं साथ में कर सकता हूँ। तो करने तो मैं सीए निकला था, लेकिन मेरा सीएस पहले कंप्लीट हो गया। क्योंकि सीएस में मैंने आर्टिकलशिप नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सीए में आर्टिकलशिप चल रहा था। तो वहाँ से मैंने 3 साल बचा के 2017 में सीएस कंप्लीट कर लिया था। 2017? जी, और 2018 में सीए कंप्लीट हो गया था। 12th कब कंप्लीट हुआ था सर आपका? 12th मेरा कंप्लीट हुआ था 2014 में। 2014 में आपका 12th कंप्लीट हो गया था, मतलब लगभग 15, 16, 17, मतलब 3 साल बाद आपने सीएस और फिर 1 साल बाद में सीए कंप्लीट किया। जी, 17, 18 और फिर 1 साल गैप देके आईआरएस। तो मतलब सर ऐसे कुछ इसका चमनप्राश वगैरह है, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है? क्योंकि कई लोग इसमें अभी क्वेश्चन करेंगे कि सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताओ। मतलब हमारे जितने भी व्यूवर्स है, खासकर हमारे हिंदुस्तान की जनता को सीक्रेट चाहिए कि भैया इतने साल की मेहनत नहीं, आप तो चमनप्राश बताओ और वो खाओ और ये सब बन जाता। सर ऐसा कुछ है क्या? आपकी बात एकदम ठीक है। जब मैं भी मैंने भी कुछ अचीव नहीं किया था बहुत ज़्यादा। सीएस जब कंप्लीट नहीं होता, आर्टिकलशिप में था मैं, तो मैं भी सोचता था कि बस एक बार सीएस कंप्लीट हो जाए, बस अपना काम हो जाएगा। फिर सीएस हो तो लगा कि यार सीए करते हैं, अच्छा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा जाने की जो हमारी डिज़ायर रहती है वो तो हमेशा रहती है कि और अच्छा करना है।
और दूसरों को देख के लगता भी है कि उसने कर लिया, कैसे कर लिया इतने कम टाइम में। लेकिन अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ मैं, तो अगर आप पढ़ाई की कंटिन्यूटी रखते हैं तो चीज़ें होती जाती है। अगर मैं सोचूं कि अभी मैं पढ़ाई करने के बाद गैप ले लूँ, थोड़ा सा काम वाम कर लूँ, जॉब कर लूँ, उसके बाद वापस से पढ़ाई में आने का सोचूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों के पास साथ क्या होता है कि पढ़ाई कर लेते हैं, जॉब वॉब करते हैं और बिज़नेस वगैरह चालू कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार हमको ये कर लेना चाहिए था उस टाइम में, या फिर हमको ये पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए थी, या ये कोर्स कर लेना चाहिए था। तो लेकिन तब तक के आपके हाथ से टाइम निकल जाया करता है। कई बार ऐसा होता है कि यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हम वापस पीछे नहीं जा सकते समय में। तो अगर आप सच में करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, एक के बाद एक जो आपको लगता है करिए, पूरे मेहनत से करिए, होता चले जाएगा। देखने में आपको लगेगा कि पहाड़ है, लेकिन जब आप चढ़ना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सबसे ऊपर खड़े हो पहाड़ के। सर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शो है वो बेसिकली 10th के बच्चे और 12th के बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि कैसे 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज। आज आप देश का आपने सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया है, आप IAS बनने जा रहे हैं। सर, यदि आपको 10th स्टैंडर्ड में जाके अभी यदि प्लानिंग करना पड़े, यदि जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो भी यदि IAS आपके ऐसा बनना चाहते हैं, तो सर उनको किस प्रकार से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, क्या अपने दिमाग में प्लानिंग रखना चाहिए, ये सजेशन भी आप हमें दीजिए। आपका ये सवाल सुन के मेरे दिमाग में एक बहुत छोटा सा वाक़या याद आया जो मेरे साथ UPSC के इंटरव्यू में हुआ था। जो मेन वहाँ पे इंटरव्यू होता है, वहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी उस दिन। तो वैसे तो कार होती है जो आपको बिल्डिंग तक के छोड़ती है वहाँ पे। तो वहाँ से उतरते वक्त कुछ छींटें बारिश की मेरे कोट पर आ गई थी, वो दिख रही थी विजिबली हल्की हल्की। तो जैसे ही मैं अंदर पैनल के सामने जाकर बैठा, ग्रीट वगैरह किया, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हुए। जो चेयरमैन सर थे, उनका पहला सवाल था कि बारिश हो रही है क्या बाहर। उन्होंने देख लिया था हल्की हल्की बूंदें हैं, बोला हाँ सर बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ऐसा था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेन, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। अच्छा। तो ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे भी हैरानी में डाल दिया कि हम जो 6th क्लास या 7th क्लास में पढ़ते होंगे हार्डली कि वाटर साइकिल क्या होती है। एवापोरेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल पूछा। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, भले 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला है। क्योंकि एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कभी बाद में दोहराई भी नहीं होगी, लेकिन 6th 7th क्लास में मैंने पढ़ी थी कि बारिश कैसे होती है। और इनका काफ़ी सीरियस सवाल था कि बारिश कैसे होती है, उसका प्रोसेस समझाइए। तो एक बार तो मैंने भी मुस्कुराया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे कुछ याद आया तो मैंने जवाब दिया कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, बादल बनते हैं, सब्लिमेशन, कंटिनेशन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ाई करिए। इवन इफ़ आप UPSC करना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ बाद में क्या काम आएगा। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमेशा आपको काम आएगा। से फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको मैथ्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, UPSC के एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। और अगर आपको सच में UPSC ही करना है, आपने अभी से मन बना लिया है, तो अगर आप 10th या फिर 12th में हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी है इसकी। अगर आप 10th में हैं तो बहुत ज़्यादा अभी से आपको UPSC के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th पे 12th पे फोकस करिए, उस पर जो सब्जेक्ट उसमें अच्छे से कमांड लाइए। जैसे कि मेरा कॉमर्स था तो मेरा अकाउंटेंसी और ये सब जो मैं 11th 12th में पढ़ चुका था, सेम चीज़ें मुझे UPSC में पढ़नी पड़ी। और सिंस मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो होता क्या है ना कि हम कई बार सब्जेक्ट्स लाइटली ले लेते हैं कि अभी 10th 12th तो निकल जाएगा, कॉलेज में मस्ती कर लेंगे, फिर देखते हैं कॉम्पिटिटिव की कोचिंग लेके हो जाएगा वहाँ से। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको गाइडेंस मिल सकता है। जो काम आएगा वो आपका बेसिक नॉलेज काम आने वाला है। 10th तक के आपने क्या पढ़ा, ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा। तो होगा क्या ना कि 10th 12th तो आप हवा में निकाल दोगे, लेकिन फिर बाद में आपको दिक्कतें आने लगेगी। तो आप फिर उसके बाद घबराओगे कि यार आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे जाऊँ। तो इसलिए अभी से आपका बेस तैयार रखिए। मैं 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको बोलना चाहूँगा। और अगर आप 12th के बाद स्ट्रीम चूज़ करने के लिए सोच रहे हैं कि अगर मेरे को UPSC करना है या फिर MPPSC भी करना है तो किस तरह की स्ट्रीम्स चूज़ कर सकते हैं या कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं वहाँ पर, तो इसलिए भी मैं बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोगों का होता है कि पॉलिटिकल साइंस में हम कर लेते हैं ग्रेजुएशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कर लेते हैं तो हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें बंधना नहीं है कि इसी चीज़ को लेता हूँ क्योंकि वो आगे हेल्प करेगा। क्योंकि मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो UPSC ऐसा एग्जामिनेशन है कि मैं खुद भी गारंटी नहीं लेता कि अगर मैं वापस से बैठूंगा तो क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। तो ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिग्री और अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। भले ही आपको UPSC करना हो, लेकिन उसके पहले तक कि आपको इंश्योर करना है कि आपका करियर अच्छा है। मतलब खुदा ना खास्ता UPSC अगर ना भी हो पाया हमसे, वो होना सबसे चाहिए, लेकिन फिर भी हमें एक बैकअप प्लान हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप UPSC की तैयारी में अपने 11th 12th निकाल दिया, सब्जेक्ट भी ऐसा लिया जो सिर्फ UPSC में काम आता हो, ग्रेजुएशन कर लिया
और बाय चांस अगर हमारा यूपीएससी सपोज़ नहीं निकला तो फिर उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा जिससे हम अपने करियर को सिक्योर कर सकें। तो बहुत ज़्यादा ये ना सोचिए कि हम यही सब्जेक्ट ले लें, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें लीजिए। ऐसे आप देखते हैं कई सारे IITians हैं वो ये यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, SSCAs हैं काफ़ी सारे क्लियर कर रहे हैं, IIM वाले ग्रेजुएट्स क्लियर कर रहे हैं। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो करिए। आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आपको काफ़ी समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए और यूपीएससी की चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन है, इसको कोई भी बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ के क्लियर कर सकता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, जो यूपीएससी का बेसिक मटेरियल होता है वो होती है NCERTs। NCERTs जो हम CBSE के सिलेबस में पढ़ते हैं मोस्टली, तो 6th क्लास से लेकर 12th तक की NCERTs पढ़ी जाती है यूपीएससी में। तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक जनरल चीज़ें हैं। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपने 10th तक के अच्छे से पढ़ा है, 12th तक के अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप काफ़ी इजीली इस कोर्स को पढ़ पाओगे, काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो यही मेरा एडवाइस रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। मतलब ये आपने सर, मैं भी इसी चीज़ पे आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें और काफ़ी मैंने जो आपके प्रीवियस जो इंटरव्यूज़ देखे हैं उसमें भी लोगों ने कहा है सर NCERT कई बार इसमें लोगों ने इसका जिक्र किया है NCERT का। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के बाद में या 12th के बाद में यदि कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, उसके लिए अटैम्प्ट करना चाहता है, तो जो नॉलेज है, मतलब सिर्फ ये नहीं देखिए कि हमको 10th पास करना है 12th पास करना है, नॉलेज गेनिंग के हिसाब से हम उसको पढ़ते रहे, है ना। तो आगे चल के फिर वो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव, चाहे यूपीएससी दो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें यही सब आना है 6 से लेकर 12th तक का। तो भैया देख लो जो भी हमारे 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जरा अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जो टीचर्स आपसे कहते हैं ना बार बार पढ़ने के लिए तो सुराना सर भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करने में नहीं लगे रहे। सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप यूपीएससी के लिए जाए चाहे आप किसी भी और दूसरे फील्ड के लिए जाए, तो आपको बेनिफिशियरी वो रहेगा। सर मैं जैसे हर जो व्यक्ति है वो उसकी एक जर्नी होती है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से वो पढ़े हुए होते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके भी जो जर्नी में जो इंस्टीट्यूट, जो स्कूल, जो कॉलेजेस जहाँ से आप पढ़े हैं, तो सर उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी आप बताएं। आपकी स्कूल लाइफ कैसे रही, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही, दिल्ली में आपने किस प्रकार से पढ़ाई करी, तो भी आप हमें बताएं। अगर स्कूल या फिर कॉलेजेस की हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जिक्र आना चाहिए टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर बिल्डिंग में, कैरेक्टर बिल्डिंग में। तो मेरा बेसिक एजुकेशन बैतुल में ही हुआ है 12th तक के। पहले मैं LFS में था, उसके बाद RD पब्लिक स्कूल में था 11th 12th में। तो सारा बेसिक एजुकेशन बैतुल में हुआ है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ मैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं बैतुल में पढ़ रहा हूँ तो आगे कैसे रहेगा, बाहर जा पाऊँगा कि नहीं, बड़े एग्जाम्स दे पाऊँगा कि नहीं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप बाहर नहीं गए तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने भी 12th तक की यहाँ से पढ़ा, अच्छी खासी पढ़ाई हुई है यहाँ पे, और बाहर जो मुझे करना था मैं कर पाया हूँ। स्कूल के टाइम से मैं बहुत अच्छा तो नहीं था पढ़ने में, मतलब 2nd 3rd रैंक आती थी, फर्स्ट तो कभी कभार ही आ पाती थी जो प्रेशर होता है ना इंडिया में कि फर्स्ट रैंक लाना है तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि हर एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। 11th 12th में तभी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, फर्स्ट आया करता था मैं। और रही बात की कैसी स्कूल लाइफ थी, कैसी कॉलेज लाइफ थी, तो स्कूल लाइफ तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एंजॉय किया, सब किया। स्पोर्ट्स खेले, बास्केटबॉल खेलने का काफ़ी शौक है, स्विमिंग वगैरह भी जाता था मैं। तो अब लगता है कि तब इतना कुछ कर लेते थे, अब तो इतना आलस आ गया है थोड़ा काम करके थक जाते हैं तो स्कूल लाइफ फुल एंजॉय करिए, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ में हॉबी अपना रखिए, सारा एंजॉय करिए। फिर जहाँ तक रही आफ्टर स्कूल कॉलेज लाइफ की, तो सिंस CA करना था तो कॉलेज लाइफ कुछ रहती नहीं है उसमें, तो ये डेफिनेटली मैं अभी भी मिस करता हूँ कि कभी मेरा कॉलेज रहा नहीं है। कि BCom भी करना है तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बाकी बहुत ज़्यादा कॉलेज जा नहीं पाता था मैं, क्योंकि CA की आर्टिकलशिप रहती थी या पढ़ाई रहती थी। तो कॉलेज लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एंजॉय करिए अगर आप कॉलेज जाए। सर मतलब मुझे थोड़ा सा ना ऐसा चक्कर टाइप के आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं कि एक तो हमारे ऐसे जो नॉर्मल जो बंदे, मतलब मैं तो बिलो नॉर्मल बोलूँगा पढ़ाई में, उनके लिए तो कॉलेज जाना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप सेम समय में आप कॉलेज भी गए, आपने BCom की डिग्री भी करी, सेम समय पे आपने CA के लिए प्रिपरेशन शुरू करी, और सेम समय पे आपने CS भी क्लियर किया। तो मतलब ये कैसे मैनेज कैसे किया आपने ये सब चीज़ें
समय के साथ साथ अगर हम टाइमलाइंस लेके चलें, सब चीज़ों को पहले से हम ध्यान में रखें कि हमें इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये करना है, तो चीज़ें होती चली जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास शुरू से। ऐसा नहीं कि हमने ये कर लिया, अब सोचने हम बैठे कि अब क्या करना है, तो इसमें आपके ऑलरेडी 2 साल 3 साल निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पर आके सोचेंगे कि अब क्या करना है, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप साथ में भी कर सकते थे। तो ये फ़ायदा हुआ मेरे साथ कि शुरू में मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया घर से भी और बाहर से भी कि किस तरीके से चीज़ों को साथ में मैनेज किया जा सकता है, तो मेरे साथ हो गया है। और वैसे आपके शो के माध्यम से भी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिलेगा और इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा और कुछ नया आइडियाज़ मिलेगा, तो हो सकता है सबका भी टाइम बच जाए और ऐसे अलग अलग चीज़ें साथ में कर सकें। सर, तो 12th के बाद में जब आपने जैसे बीकॉम आपने कहाँ से किया? बीकॉम मेरा नागपुर से था, हिस्लप कॉलेज से। हिस्लप कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये। अच्छा। तो बीकॉम आपने वहाँ से किया। और सर फिर आप जो सीए की जो तैयारी कर रहे थे, तो सीए की तैयारी के लिए आपने किसी को मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह था क्या वहाँ पर नागपुर में? सीए के लिए मैंने 12th के बाद से सीपीटी के लिए क्रैश कोर्स लिया था जो 2 महीने का होता है। फिर आईपीसीसी का कोचिंग और फाइनल का कोचिंग सारा नागपुर से किया था। डिफरेंट कोचिंग्स थे उस टाइम, सैटेलाइट कोचिंग्स आ गई थी, तो कुछ वीडियो लेक्चर्स ले लिए थे, मैंने उससे तैयारी करी थी। और सीएस का मैंने प्रिपरेशन सेल्फ ही किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं कि उसका भी मैं कोचिंग लेता, तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के या फिर गाइडेंस देख करके फ्रेंड से पूछ करके उसका तैयारी मेरा सेल्फ था। जी सर, आपने एक बहुत अच्छी मुझे बात बताई थी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को भी पता चले कि जब आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक करके जब आप बैतूल आए थे, तो आपने कुछ डिफरेंट किया था। मतलब लोग आपका सम्मान करना चाह रहे थे और आपने आपके गुरुजनों का सम्मान आपने किया था। वो बात मेरे दिमाग में घूम रही, मैं चाहता हूँ आप वो जो वाकया है वो अपने आप हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। जी एक्चुअली एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं आ नहीं पाया था बैतूल, कुछ वहाँ पे एंगेजमेंट्स थे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी। अराउंड 20-25 डेज़ बाद जब मैं वापस आया तो एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान की थी घर वालों ने और सब ने, जो जान के पहचान के जितने भी लोग हैं सब ने। तो मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैं शाम में एंटर किया उस वेन्यू में, तो सबसे बड़ा वहाँ पे पोस्टर लगा था कि शिक्षक सम्मान समारोह। तो जब मैंने पूछा तो सबसे मुझे पता चला कि ये सम्मान आपका नहीं है, आपके शिक्षकों का है। क्या बात। तो मुझे भी सुन के वहाँ पे 2 मिनट की स्तब्ध रह गया कि कितनी बढ़िया सोच है ये, कितनी बड़ी सोच है। बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी। और फिर जब मैं वहाँ पर गया स्टेज पे, तो मैंने देखा कि मेरी नर्सरी में जो मेरे को मैम पढ़ाती थी, वहाँ से लेकर के 12th तक के जो मेरे टीचर्स थे सब वहाँ पर थे मौजूद। तो काफ़ी अच्छा था वो, और टीचर्स भी काफ़ी हैप्पी थे कि हमारे स्कूल का है, हमारा पढ़ाया वाला बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फेलिसिटेशन किया टीचर्स का। टीचर्स भावुक हो गए थे स्टेज पे बोलते बोलते कि जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो जब टीचर्स को मिलती है, जो उनकी आंखों में खुशी रहती है वो देखने लायक होती है। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था वहाँ पे, बहुत ही शानदार चीज़ थी वो। मैं तो ये यदि हमारे कोई जितने भी साथीगण देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, इतना अच्छा इनिशियल जो कार्यक्रम जो कराया, मेरे ख्याल से हम सभी को कराना चाहिए अपने टीचर्स के लिए, क्योंकि अपने टीचर्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और आप बता रहे थे कि जो आपकी नर्सरी की जो टीचर्स थी, मतलब आप सोच रहे हो जो नर्सरी में इतने साल पहले जिन्होंने पढ़ाया, तो भी बहुत भावुक हो गई थी उस कार्यक्रम में आकर के, है ना सर? ऐसा अब टीचर्स की बात निकली है, तो कभी ऐसा कुछ आपको याद है कि स्कूल में, मतलब वो ना बचपन का याद है, तो खूब मार पड़ी थी या कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे ऐसी कुछ वाकया यदि आपको याद हो तो? एग्ज़ाम के बाद ही LFS स्कूल में मैं 10th तक के पढ़ा था, लिटिल फ्लावर स्कूल। तो वहाँ पे सम्मान के लिए इनवाइट किया गया था मुझे, तो सारे स्टूडेंट्स थे, तो मुझे उनको लेक्चर डिलीवर करना था कि करियर ऑप्शंस कैसे डिसाइड करें। तो उसके साथ साथ में एक स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि आपका स्कूल कैसा था, कि आप तो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, आपको पनिशमेंट नहीं मिलता होगा। तो मैंने उनसे भी यही शेयर किया था कि सेम क्लासरूम में जहाँ मैं बैठता था वहीं लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने। तो मैंने कहा कि इसी दरवाजे के बाहर मैं खड़ा रहता था काफ़ी पीरियड्स तक की, और जो मेरी मैम थी, मतलब इन्होंने तो स्केल से बहुत मारा है मुझे। तो पनिशमेंट तो बहुत मिला स्कूल टाइम पे, बदमाशियाँ सारी करिए। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते रहे, मार भी बहुत खाई। सर आजकल लेकिन माहौल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। हमारे समय में, मतलब आपके भी समय में तो बहुत मतलब कुटाई हुआ करती थी उस समय, लेकिन आज तो आप मतलब एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। क्या रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स अच्छे ही होते हैं ना, लेकिन वो मार में भी सर, वो यदि मार नहीं होती शायद आप और हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते, है ना। सर जब आप दिल्ली गए और आपने जैसा बताया, और सभी को ये पता है कि आपने विदाउट कोचिंग आपने यूपीएससी क्रैक किया, जो आजकल जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमें कुछ भी करना, मतलब मैं तो देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों की कोचिंग लगा रखी है पेरेंट्स ने, और आपने इतना बड़ा एग्जामिनेशन, जैसे आपने बताया कि आपने सिर्फ सीए की तैयारी
उसके लिए थोड़ा बहुत कोचिंग का CS की आपने स्वयं से प्रिपरेशन करी, उसके बाद में आपने जब आप दिल्ली गए तो आपने UPSC की जो तैयारी वो भी आपने स्वयं से करी। तो सर इसके लिए मतलब किस प्रकार से आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे स्वयं ही करना है, और इतनी मतलब जो डिसीज़न है और प्रिपरेशन आपने कैसे करी, ये थोड़ा सा बताया आप हमें। जी, ये काफ़ी स्वाभाविक है कि हम जब इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं और जब आसपास का माहौल देखते हैं तो हमें लगता है कि कोचिंग तो करना ही पड़ेगा, बिना कोचिंग के हम कैसे करेंगे। कोचिंग वाले पढ़ाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है। मेरे दिमाग में भी सेम चीज़ की, जब मैं दिल्ली गया तो मैंने इनफैक्ट एक कोचिंग में एडमिशन करवा भी लिया था, कुछ एडवांस मैंने पे भी कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि दिल्ली जाना है, कोचिंग करना है, फिर एग्ज़ाम देना है। बहुत नेचुरल थॉट प्रोसेस था। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं अराउंड 15 से 20 दिन कोचिंग में बैठ के भी आया था वहाँ पे। अच्छा। तो माहौल ऐसा होता था कि एक क्लासरूम में 600 बच्चे होते थे एक बैच में, और ऐसे एक कोचिंग में 32 बैच चलते हैं एक दिन में। तो आप ये समझिए कि 600 लोगों को एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पूरे दिल से पढ़ाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान अगर 600 बच्चों को पढ़ाएगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी वहाँ पे। आपके मन में कोई डाउट है आप नहीं पूछ पाओगे। 600 बच्चों की क्लास में अटेंटिव रहना, डाउट्स पूछना और टीचर एक एक पे पर्सनल अटेंशन दे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले कुछ दिन तो मैं गया, मैं समझते हैं चीज़ों को क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। फिर मैंने सीनियर से बात करी हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे कुछ मेरे सीनियर्स थे जो UPSC की तैयारी कर रहे थे। तो उनसे मुझे पता चला कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ UPSC में लगती है वो है गाइडेंस। तो अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है तब खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग आपको एक खाली रास्ता बता सकती है, आपको सिलेबस बता सकती है, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही है। तो 15-20 दिन जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग जाता हूँ, आने जाने में समय बर्बाद होता है, फिर हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे जल्दी समझ आ जाए, कुछ चीज़ें लेट समझ आए। तो जब मैं खुद से तैयारी स्टार्ट करूँगा तो मेरे हाथ में रहेगा कमांड कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और किस चीज़ों को कितना टाइम देना है। तो इस थॉट के साथ शुरू में थोड़ा डर भी था कि यार सब लोग कोचिंग से पास हो रहे हैं या कोचिंग करने से ही पास होते हैं, ऐसी धारणा थी। तो धीरे धीरे जब मैं करने लगा तो मुझे लगा कि कंट्रोल में आ रहा है जो सिलेबस, मुझे समझ आ रही है चीज़ें धीरे धीरे। फिर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जो 15-20 दिन मैं कोचिंग जाके मैंने डिवोट की, वो अगर नहीं करता तो भी चलता। तो एक यही चीज़ मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते या फिर फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि कोचिंग बहुत महंगी होती है, इनफैक्ट UPSC की कोचिंग्स काफ़ी महंगी हो गई अगर आप दिल्ली या फिर कोई अच्छी जगह पे जाके करना चाहें तो कोचिंग इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोचिंग करेंगे तो ही पास होंगे। काफ़ी सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं उनको जानता हूँ मैं, जो बिना कोचिंग के क्लियर करे हैं, तो सभी लोग क्लियर कर सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। तो कोचिंग आप नहीं भी करें तो आप खुद के बलबूते पे, खुद की पढ़ाई से भी इसको अचीव कर सकते हैं। सर ये जो जैसे आपने भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बीच में आपने कहा, और उसी से मेरे दिमाग में सवाल आया कि जो बच्चे ऐसे जिनके पास में फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, और ख़ासकर जैसे जो सर हम बैतूल की यदि हम बात करें या बैतूल जैसे जो बहुत सारे जो जगह हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, हमारे क्षेत्र को तो आदिवासी एरिया कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास में उतने सपोर्ट्स नहीं होते, और खासकर फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं होता कि वो जाकर के कोचिंग कर सके। तो वो अपने बड़े से टैलेंटेड तो होते हैं, बड़े से उद्देश्य को छोटा सा कर लेते हैं कि चलो यार ठीक है हम इतना बड़ा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये कर लेते हैं। तो सर ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है ना, तो वो उनके लिए आपके क्या सजेशन है यदि वो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो? जी, जैसे कि हमने लॉकडाउन वाले पीरियड में देखा था कि जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, एडटेक सेक्टर जिनको हम बोलते हैं, इतनी तेज़ी से फैला है कि अगर आप कहीं बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं भी ले पा रहे हैं, तो सिर्फ आपके स्मार्टफोन में आप सबको चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो अलग अलग तरह की कोचिंग की तैयारियाँ देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग करनी ही है, बाहर नहीं जा सकते, या कोचिंग्स जेन्युइनली काफ़ी महंगी होती है, और मैं नहीं समझता हूँ कि सबके पास इतना रिसोर्स होता है कि वहाँ पे जाके डिवोट कर सके वो, और रिस्क भी आपने कोचिंग कर ली लेकिन क्लियर भी नहीं कर पाए, तो ये रिस्क भी होता है। तो बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि ऐसे हम कैसे कोप करें इतने बड़े एग्जामिनेशन को। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें तैयारी काफ़ी बेसिक होती है। एग्जामिनेशन अगर आप देखा है एज सच तो बहुत ज़्यादा, आप 1000 या 2000 के अंदर अंदर आप बोलोगे तो पूरा एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह सारा कवर हो जाता है उसके अंदर अंदर। अच्छा। अगर आप कोचिंग साइड में रख दें, सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये से ज़्यादा इसकी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं होती है UPSC की सारी मिला करके। तो उसमें मेन खर्चा जो होता है कोचिंग का, और जो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि कोचिंग की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इतना हमारा फाइनेंशियली जो चीज़ें हम डिफ़िकल्टी होती है वो कम हो गई। नेक्स्ट चीज़ होती है कि हम तैयारी कैसे करें बिना कोचिंग के, बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के।
इसमें बुक्स काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। बुक्स लगे तो मैं शेयर भी करता हूँ लोगों से कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करके रखा है। कुछ बुक्स वगैरह यदि आपको नाम इससे अच्छा, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे इस टॉपिक पे क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने अपलोड किया है कि जैसे कि पॉलिटी है तो एक पर्टिकुलर लक्ष्मीकांत बुक आती है वो पढ़िए, या हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम बुक पढ़िए, जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था कि एनसीईआरटीज़ कैसे हेल्प करती है। तो बुक्स भी बहुत हार्ड एंड फास्ट या हाई फाई नहीं है, बहुत ही बेसिक बुक्स है। बुक्स भी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपये में आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी यूपीएससी के। तो अगर आपने बस बुक्स इकट्ठी कर ली, आपको गाइडेंस मिल गया, उसके बाद ऑनलाइन इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है यूपीएससी में। फ्री की बात कर रहा हूँ मैं, पेड वाला तो है ही है। फ्री रिसोर्सेज इतना अवेलेबल है कि आप जो चाहें उस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। कोचिंग्स वाले भी काफ़ी सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेस्ट करता हूँ कि जितना फ्री रिसोर्सेज है उसका सही यूटिलाइज़ करिए आप, क्योंकि यूट्यूब पर भी आप एक टॉपिक डालेंगे तो उसके 10 वीडियोज़ आ जाएंगे। तो आपको सही वीडियोस चुन करके किस तरह का आपको प्रिपरेशन चाहिए वो चुन करके आप करेंगे तो काफ़ी कम खर्चे में आप ये कोर्स को कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम भले ही बड़ा हो लेकिन अगर आप खर्चे की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इस चीज़ में। सर मतलब यही जो आपने जो बेसिक जो चीज़ें बताई कि यदि आप लर्निंग में अच्छे हैं, जो हमने जो पहले भी जो बात करी थी, आपने बताया था कि एनसीईआरटी यदि आप आपके सिलेबस को अच्छे से आप पढ़ना जानते तो आपको फिर किसी प्रकार की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं, आप सेल्फ लर्नर। और सर आपने बताया कि मोबाइल तो इतना बड़ा हथियार हो गया है, एक प्रकार से एक टूल है, हथियार तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, टूल है ना। और सर की इंस्टाग्राम जो आईडी है, जैसे सर ने बताया कि बुक्स उसके ऊपर डाल के रखिए सर ने बुक्स के बारे में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम सर की इंस्टाग्राम आईडी को उसमें हम शेयर करेंगे, तो आप वहाँ पर भी आकर बुक्स देख सकते हैं, है ना। श्रेयांश सर, एक मैं आपसे ये बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर बच्चे के इसमें था, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग पावर उतनी होती नहीं है। सपोज़ कोई बच्चा है और यदि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, 12th दिया है उसने, उसके बाद में यदि नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें तो उसने ग्रेजुएशन कर लिया। इन द केस यदि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस बचते हैं जिनमें अपना करियर बना सकता है? जी डेफिनेटली अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो आपके पास प्लान बी, जो बैकअप प्लान बोलते हैं, वो होना ही चाहिए। क्योंकि होता ये है कि यूपीएससी क्लियर करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल भी लग जाता है कई बार। इस जो कुछ बैचमेट्स या कुछ लोगों को देखा है, क्योंकि अगर आपने एक बार तैयारी करी तो आप एक अटैम्प्ट देके हार नहीं मानोगे वहाँ पे, तो आप सोचते हो कि एक बार और दे देते हैं, एक बार और दे देते हैं। अगर ऐसा होता है कि किसी वजह से, किन्हीं कारणों से हम 4 साल 5 साल निकाल दिया, उसके बाद हम क्लियर नहीं कर पाए अगर यूपीएससी, उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा हमारे करियर का, हमने ग्रेजुएशन तो करा लेकिन 4-5 साल निकाल दिए, अब तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, अब क्या करना है। तो प्लान बी एक तो मैं सजेस्ट करता हूँ, उसमें एमपीपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज होती है, आपको लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है। अगर आपकी पब्लिक सर्विस की इच्छा है तो काफ़ी अच्छा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। कि अगर एमपीपीएससी की बात करूँ मैं तो काफ़ी सारा सिलेबस यूपीएससी के जैसा ही होता है इसमें, कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है तो एमपीपीएससी आप काफ़ी कंपैरेटिवली आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, आपको काफ़ी तरह की चीज़ें उस समय सीखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप स्टेट पीएससी अटैम्प्ट करते हैं, भले एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, तो काफ़ी कम मेहनत में, काफ़ी कम तैयारी के साथ आप उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको पोस्ट्स मिलती है, काफ़ी अच्छा काम करने का डाइवर्सिटी मिलती है, ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि अगर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स निकालती है। जैसे कि गुजरात गिफ्ट सिटी जो नया बना है, फाइनेंशियल सेंटर है जो कि, तो वो हर साल ऐसी वैकेंसीज निकालती है कि अगर आपने यूपीएससी मेंस क्रैक किया है, इंटरव्यू अपीयर किया है लेकिन आपने पास नहीं किया है, तो भी आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और ये गवर्नमेंट बुलाती है इन कैंडिडेट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये कैंडिडेट्स बहुत ब्राइट है, इसीलिए उन्होंने मेंस क्लियर किया है, या फिर इनके पास काफ़ी नॉलेज है जो गवर्नमेंट के काम में आने वाला है। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर में भी। यूपीएससी की तैयारी जिन बच्चों ने करी है उन्हें लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चों को इतनी सारी नॉलेज है, इतनी तरह का अवेयरनेस है कि कुछ ना कुछ वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी कंपनी में। तो प्राइवेट सेक्टर में एज ए कंसल्टेंट जॉब होता है। प्लस अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, जो मैंने पास से देखा है, वहाँ पर क्या होता है ना कि काफ़ी सारी कोचिंग इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी, काफ़ी सारी कोचिंग्स है। आप पाओगे कि एक एरिया तो ऐसा है कि आप लाइन से जाते जाओगे, दोनों तरफ आपको कोचिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेगी।
तो वो लोग काफ़ी तरह की पोजीशंस पे हायर करते हैं लोगों को, जो क्वेश्चंस बना सकें टेस्ट सीरीज़ के लिए, या फिर जो कोचिंग क्लासेस ले सकें, बच्चों को करियर गाइडेंस दे सकें, कंटेंट बना सकें। तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब होती है और काफ़ी रेम्यूनरेटिव जॉब्स होती हैं, अच्छा खासा पे करते हैं। तो इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो किन्हीं कारणों से यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया कि अभी इन कोचिंग्स में अप्लाई करके वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग ऑलरेडी। अब वो अपनी तरह के काफ़ी सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके के जॉब्स भी आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें बस ध्यान नहीं रखना है कि यूपीएससी की तैयारी आप जो भी करो पूरी मन लगा के करो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है उसकी वैल्यू होने वाली है अगर आप यूपीएससी से बाहर आओगे तो। क्योंकि यूपीएससी अगर आधा छूट गया तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, जो आपके पास बचेगा वो आपका नॉलेज रहेगा खाली। तो नॉलेज आपके पास काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ख़ासकर अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूं कि अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, यूपीएससी नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो आजकल जीएसटी आने के बाद खासकर अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने देखा होगा। इनफैक्ट मैंने भी सीए प्रैक्टिस भी करी है कुछ 8-10 महीने, पापा के साथ ऑफिस में बैठता भी हूँ मैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि आजकल जीएसटी के बाद हर बिज़नेस को अपना एक पर्सनल अकाउंटेंट लगता ही लगता है, अगर उसको प्रॉपर्ली बुक्स मेंटेन करनी है तो अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शन है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपका अकाउंट्स अच्छा है, तो आप अकाउंटिंग की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। प्लस जो बिग फोर्स है, अगर आप बिग सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो बिग फोर्स होती है, जैसे डेलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गया, तो ये लोग भी आपको इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको जाते से ही जॉब मिल जाएगा, आपको इंटर्नशिप बट ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। आप इंटर्नशिप करिए, कुछ नया सीखिए 6 महीने 7 महीने। सिंस आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो 6-7 महीने की इंटर्नशिप के पास बाद आपको परमानेंटली कंपनी एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो जाएंगी। बस ये है कि जो आपका नॉलेज है वो आपको अपडेटेड रखना है, उसको ब्रशअप करते रहना है, तो आप कहीं भी जाके बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। और आजकल तो इनफैक्ट नई नई ऑनलाइन इंडस्ट्री भी चालू हो गई है। ऑनलाइन अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं लोग, ऑनलाइन बायजूस में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के करियर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। तो मतलब एक प्लान बी भी ऐसा है कि हाँ ठीक है, आप अपने करियर में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, यदि आपका नई सिलेक्शन भी यदि नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सर, इसमें ना मैंने देखा स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस का कई बार स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी प्रकार का ले लें। यदि हम नॉर्मली बात करें तो प्यार मोहब्बत की भी बात आ जाती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, लोग उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई अलग तरीके से भाई कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब पढ़ाई को छोड़ के उसको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ का भी जुनून चढ़ जाता है। तो सर ये डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, रीज़न उसका डिस्ट्रैक्शन है। और आजकल तो स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई किया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, पढ़ाई किया, स्क्रॉल किया, फिर हाथ में फ़ोन आने के बाद पता नहीं चलता कितनी देर चला लिया हमने। मेरे साथ भी होता था, बहुत नेचुरल है। मेरे साथ भी होता था, मैं पढ़ता था, थोड़ा इंस्टा चलाता था, या टाइम देखने के लिए उठाया तो इंस्टाग्राम चालू हो गया। तो हमें ये करना है कि हमें हमारी पढ़ाई के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई स्टार्ट करनी है कि हमें एक दिन में इतना सिलेबस कवर करना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और एक टारगेट रखो कि एक हफ्ते में, एक दिन में मेरे को इतना सिलेबस कवर करना है। काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे घूमने चलते हैं, ये करने चलते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सीरियस प्रिपरेशन के मूड में आते हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि आप 5 मिनट भी वेस्ट करते हो तो गिल्ट होने लग जाती है, यार मैंने 5 मिनट कैसे वेस्ट कर दिए। तो इससे बचने के लिए मैं एक काम करता था कि टेस्ट सीरीज़ दिया करता था। बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल होती है जो आपको ऑल इंडिया स्कोर्स देती है टेस्ट सीरीज़, जैसे IIT वगैरह में भी होती है, जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हें आइडिया होगा। तो टेस्ट सीरीज़ देने से क्या होता है कि जैसे 200 नंबर का पेपर है, आपको उसमें आ गया 50 मार्क्स, तो आप वहीं पे गिल्ट के मारे डर के बैठ जाओगे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं क्या कर रहा हूँ, और वही दूसरे दिन से आपकी पढ़ाई दुगनी हो जाएगी। फिर आप आपके फ्रेंड से कंपेयर कर गया, यार उसके तो 80 मार्क्स आए, मेरे 50 आए, फिर आपको लगेगा कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। तो ऐसे आपके आसपास के माहौल को देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मार्केट वाले लोग क्या कर रहे हैं। और यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 8 से 10 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और सिलेक्शन होता है हार्डली 700-800 कैंडिडेट्स का। तो जब इतना टफ कंपटीशन है, तो अगर आप सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आपके बाजू में कोई रूम में 15 घंटे बैठ के पढ़ रहा होगा, तो आप ये बात जब मन में लेकर आएंगे तो आपको अपने आप अंदर से आने लगेगा कि पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ा उतना कम है। तो पढ़ाई तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई सर। एक थोड़ा सा हम रैपिड फायर टाइप का कुछ चाहता हूँ कि इतना इंटेंस, मतलब मैं जो है थोड़ा सा चाहता हूँ कि इंटेंस माहौल ना रहे, थोड़ा सा हंसी वाला माहौल रहे। तो कुछ ऐसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे, खासकर मुझे पता है जो हमारे यूथ देख रहे होंगे इनके मन में भी आ रहा होगा। सर, यूपीएससी की जर्नी के दौरान जो भी आपकी अभी तक की जो जितनी महान जर्नी रही, इसमें सबसे आसान कार्य आपको क्या लगा? सबसे आसान
सबसे आसान तो ये रहता था कि छुट्टियों के पहले घर भागना है। सबसे आसान, सबसे अच्छा। और हुआ यूँ कि मैं सितंबर में गया था तैयारी करने के लिए, और आपको याद होगा उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। अराउंड फरवरी एंड के आसपास है, शायद मार्च में। तो काफ़ी सारा समय तो मेरा घर पर ही बीता है। फर्स्ट लॉकडाउन लगा, काफ़ी दिन घर पे रहा, फिर दिल्ली गया, मेंस के एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू आने वाला था, फिर वापस सेकंड लॉकडाउन लग गया। तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई थी मेरे लिए कि घर पे रह के बढ़िया खाना वाना मिल रहा है, काफ़ी कंफर्ट है। कंफर्ट काफ़ी था। और सबसे कठिन सर क्या रहा इसमें पूरी जर्नी के दौरान? सबसे कठिन अगर एक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की आप बात करो तो प्री एग्ज़ाम जो इसमें होता है वो कंपैरेटिवली मेंस और इंटरव्यू से कंपेयर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन वहीं पर होता है। क्योंकि 10 लाख में से 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं प्री के बाद में। तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी थी। मेरे हाथ में 7 से 8 महीना था एग्ज़ाम देने के लिए, और इसमें प्रिपरेशन ऐसी होती है कि मेंस और प्री की तैयारी आपको साथ में करनी होती है, क्योंकि मेंस का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे सामने सवाल ये था, अगर मेंस प्री दोनों पढ़ूंगा तो प्री भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा, और प्री क्लियर नहीं किया तो मेंस पढ़ के क्या करूँगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया था, सिर्फ प्री की पढ़ाई करी थी स्टार्ट में, सिर्फ प्री करके प्री पास किया। फिर मैंने सोचा अब देखते हैं मेंस के लिए क्या करना है। तो मेंस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि 2 महीना बचा था मेरे पास, जो कि 1.5 साल का सिलेबस होता है, या 12-13 महीने का सिलेबस होता है। वो मुझे 2 महीने में कैसे भी कवर करना था। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि दिन भर रात भर पढ़ना है, कैसे भी कवर करना है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था वो वाला। सर आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि जब आप तैयारी में लगे होंगे तो आपके भी दोस्त लोग कहते होंगे चल ना यार छोड़ना, पढ़ाई क्या कर रहा है, चल अपन घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं। तो सर आप क्या करते थे उस सिचुएशन में? आपका क्या डिसीजन रहता था? आप मूवी देखने जाते थे, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे, या फिर आप छोड़ते नहीं मुझे नहीं जाना, पढ़ाई करना है? मैं ना कभी ऐसा बहुत ज़्यादा मन हो जाता था ना कि जाना है मूवी, तो ये सोचता था कि मूवी देखकर आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो गिल्ट होगा उसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। क्योंकि नहीं जाने के बाद गिल्ट में मैं सोचते रहूँगा यार चले जाता, इतना ही सही तो टाइम था, 3 घंटे में कुछ और वेस्ट कर देता, उससे अच्छा मूवी चले जाता है, घूमने चले जाता। तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करता था, चले जाता था कभी वीक में एक बार, बट डिसिप्लिन तरीके से, कि बहुत ज़्यादा नहीं कि बस घूमने फिरने में लगे या फिर आउटिंग्स में लगे। हफ्ते में 10 दिन में एक बार चले गए, क्योंकि उस गिल्ट के बाद जो पढ़ाई होती है ना, मैं 3 घंटे वेस्ट कर दिए तो उसके बाद आपकी 2 घंटे की नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ऐसा सोच करके मैं कैलकुलेटिव वे में कर लेता था, थोड़ा सा ऐसा रिफ्रेशमेंट के लिए। ज़रूरी है वैसे कि इतनी पढ़ाई करते करते थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगता ही है। सर अपने रिफ्रेशमेंट की बात करिए तो सपोज रिफ्रेशमेंट के भी अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। सर आपको जब भी खाली समय मिलता है तो अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको क्या लगता है, जिससे बाद में आप पूरी ऊर्जा के साथ फिर से अपने पढ़ाई में लग सकें? हाँ, सबसे ज़्यादा तो मेरे को सोने में मेरे को लगता है कि टाइम बहुत अच्छा इन्वेस्ट होता है। कि जैसे मेरे को टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के टाइम में मैं सो जाया करता था, क्योंकि एक सब कैंडिडेट्स का एक फिक्स पीरियड होता है कि हमें इतने घंटे सोना है। यूपीएससी में आप जनरली देखोगे 7 घंटे 8 घंटे, इसका 4-5 घंटे भी होता है। तो सोने के आवर्स फिक्स होते हैं हमारे। तो जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं सो जाता था कि आधा घंटा मिला, सो जाते हैं इसमें। तो सोने के बाद एक तो पढ़ाई भी अच्छी होती है, और नींद का तो खैर अलग अपना ही मज़ा है। तो मेरी फेवरेट हॉबी अगर आप बोलोगे ड्यूरिंग द जर्नी तो सोना रहता था, और बाकी फ़ोन थोड़ा बहुत चला रहा है तो इंस्टाग्रामिंग थोड़ी सी वो, बाकी तो एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ी सी छूट गई थी मेरी इस ड्यूरेशन में। सर आज जो आपने हमें जानकारी दी यूपीएससी के बारे में, आपकी पूरी जर्नी के बारे में, हमारे कोई मुझे डाउट ही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के शायद ही मन में कोई सवाल रहा होगा। फिर भी यदि वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और सर आज आपको पूरी हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपकी तरफ से आप हमारे स्टूडेंट्स को इस शो के माध्यम से मैं चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप संदेश दें ताकि स्टूडेंट्स उस संदेश से मोटिवेट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म को, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने का मौका मिला। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने खुद ने पहले कभी डिस्कस भी नहीं करी थी। आपके सवाल सुन के मुझे लगा कि बच्चों के लिए काम की शायद हो सकती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली है, और भी कुछ 2-4 छोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है आपको शायद हेल्प करेगी। अभी क्या है ना कि टेक्नोलॉजी के एज में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। आप कुछ चीज़ सर्च करोगे तो 10 चीज़ आएगी, पहले 4 एडवर्टीजमेंट आएंगे, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी है, इन्फोडेमिक बोलते हैं हम जिसको, कि इन्फॉर्मेशन की वजह से कैओस हो गया है कि आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअली हमें करना क्या है। आप सपोज़ एमबी का कॉलेज खोजोगे तो आपको इतनी सारी लिस्ट मिल जाएगी, जाना कहाँ है। करियर ऑप्शंस देखोगे कि 10-15 मिल जाएंगे, आपको जाना कहाँ है। तो मेन आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि सुनना सबकी, करना अपने मन की। आपको देखना है कि आपका फोकस कहाँ पर है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी। जैसे मैंने काफ़ी सारी बातें करी जो हो सकता है कि आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, या आपके लिए इतनी सूटेबल ना हो।
तो हर बच्चे का एक अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, अपना एक अलग एक्यूमेन होता है। हो सकता है कि MBA करके आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो सकता है आप CA करके कुछ अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको करना क्या है। ऐसा ना हो कि आपने किसी की बात सुन के इन्फ्लुएंस हो गए, मेरी बात सुन के आपको लगा कि कुछ अच्छा है ये कर लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अपने मन में विचार करिए कि क्या ये मेरे लिए सही होने वाला है, और अगर 5 साल बाद में अपनी लाइफ को देखूँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने इसकी बातों में आके ऐसा क्यों कर लिया। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैं जो बोलूँगा, अगर आप अभी स्टडी वाली एज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 10th में 12th में ग्रेजुएशन में जहाँ भी, तो जैसे सर का फोकस है स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा कि किस तरीके से उन्हें फोकस रहना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ऑप्शंस कैसे डिसाइड करने हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो भी सिलेबस है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको स्कूल में कॉलेज में, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ कब काम आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल मुझसे तो एक सवाल ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा। तो ये तो ऐसा काफ़ी जनरल नॉलेज का सवाल है जो हम GK की बुक्स वगैरह में कहीं पे पढ़ लिए होंगे। तो एक तो हमें हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरी चीज़ हमें हमारे सराउंडिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि लोग काफ़ी नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं, जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं। गिग इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको अवेयर रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें करनी है, आपको बट पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि न्यूज़पेपर देखते रहिए, यूट्यूब से नई नई जानकारी इकट्ठी करते रहिए, सर के जैसे जो शोज़ हैं उससे जानकारी इकट्ठी करिए। इतने अच्छे अच्छे वीडियो सर डालते हैं कि किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी नई नई चीज़ें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुनी है। तो हमेशा आपको अपडेटेड रखिए, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में पक्का एज देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूरी टीम की तरफ से, द पारस ग्रुप टीम की तरफ से, हमारे जो कैमरामैन भैया वगैरह हैं, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से और पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और एक छोटा सा आपका मैं ये सजेशन लेना चाहता हूँ आपसे कि आपको आज हमारे शो पर आके कैसा लगा? सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे बात करने में इतना मज़ा आया, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द शूट, बिफोर दैट ऑल्सो आपने जो बातें करी, आपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करे, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर की जा सकती है, काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, और जो आपकी टीम भी है काफ़ी सपोर्टिव है। काफ़ी अच्छा लगा आप एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल वे में शूट करके, बहुत ही अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश सर। और मैं जाते जाते अब जो इस शो के हमारे अंतिम पड़ाव में, तो आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि एक बार नहीं, मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों के। तो मैं चाहता हूं कि समय समय पर जब भी हमारे बच्चों को, हमारे शो को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप हमेशा हमारे लिए समय निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चों से मैं कांटेक्ट कर सकूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं ट्राई करता हूँ कि उनसे मिलूँ, उनसे डाउट्स क्लियर करूँ। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ डाउट्स है बच्चों के, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक मुझसे पूछिए। जब भी आपको लगे मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं जब भी टाइम रहेगा हमेशा अवेलेबिलिटी रखूँगा जितनी ज़्यादा मेरे से हो सके। और इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे ज़िले के भी अगर बच्चे आगे बढ़ें तो उससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपकी सोच के ऊपर खरा उतर पाएँ। आज आपने आपका समय दिया, उसके लिए मेरा पूरी टीम की ओर से और पर्सनली मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमने बात करी श्री श्रेयांश सुराना जी से, जो कि जिनकी AIR 269 रैंक है, जिन्होंने अभी 2020 में UPSC क्लियर किया है और जो बहुत ही जल्द IRS बनने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें एक नई ऊर्जा मिली होगी और बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो पाएँ। यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बुक्स के बारे में जो सर ने कहा था, तो हम सर की इंस्टाग्राम जो हैंडल है, इंस्टाग्राम जो ID है, वो हम कमेंट हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम उसको डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर के बुक्स की जानकारी ले सकते हैं। और भी यदि कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे DM कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं किसी और फील्ड में भी जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए, किसी एक्सपर्ट से हम बात करें, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कि भैया सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सेटअप कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मैं हूँ पारस भोपते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।